जब हम झारखंड के जंगल सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? शायद घने पेड़, कोई झरना और हो सकता है बाघ की एक धुंधली सी झलक। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरने वाले हैं। हमारे पास झारखंड की वाइल्ड लाइफ, इसके नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। और हमारा मिशन है इन पन्नों से वो कहानियां और फैक्ट्स निकालना जो शायद पहली नजर में छूट जाते हैं। तो हम झारखंड के इकलौते नेशनल पार्क से लेकर उसके 11 अभयारण्यों और कुछ खास जू तक का सफर करेंगे। चलिए इस जानकारी के पिटारे को खोलते हैं। शुरू करने से पहले एक सवाल है मेरे मन में। इन नोट्स में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैविक उद्यान तीनों का जिक्र है। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि इन तीनों में मुख्य अंतर क्या है, ताकि सुनने वालों को आसानी हो? ये बहुत अच्छा सवाल है और पूरी चर्चा का आधार तैयार करता है। जी। इसे आसान तरीके से समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क संरक्षण का सबसे ऊंचा स्तर है, एक किले की तरह। किले की तरह मतलब यहाँ लगभग किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि की इजाजत नहीं होती। सब कुछ बहुत सख्ती से नियंत्रित होता है। अच्छा। फिर आता है वन्यजीव अभयारण्य। ये भी संरक्षित है, लेकिन यहाँ कुछ हद तक स्थानीय समुदायों को अपने पारंपरिक अधिकार मिल सकते हैं, जैसे लकड़ी इकट्ठा करना या पशु चराना। हाँ बिल्कुल। और तीसरा है जैविक उद्यान या जू, जिसका मकसद ही अलग है। ये नियंत्रित वातावरण में जानवरों को रखता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए संरक्षण करना है। बहुत बढ़िया, ये समझना जरूरी था। झारखंड का सिर्फ 2.63% जमीनी हिस्सा ही प्रोटेक्टेड एरिया है। बस 2.63%? सुनने में तो ये बहुत कम लगता है। लगता तो है, लेकिन इस छोटे से हिस्से में बायोडाइवर्सिटी का एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और आज हम यही देखेंगे कि हर जगह की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग कहानी क्यों है। तो फिर शुरुआत करते हैं झारखंड के सबसे बड़े ताज से, बेतला से। हाँ, बेतला नेशनल पार्क। ये लातेहार जिले में है, 1986 में बना और इसका नाम ही बड़ा अनोखा है, बीटला। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसका पूरा नाम है बाइसॉन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। हाँ, मतलब वहाँ पाए जाने वाले मुख्य जानवर। बिल्कुल, जैसे किसी ने जंगल का मेन्यू कार्ड पढ़कर नाम रख दिया हो। पर क्या इसकी खासियत सिर्फ इन जानवरों तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम तो इसकी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है, पर इसकी असली ऐतिहासिक पहचान तो 1932 के साल में छुपी है। 1932? हाँ, सोचिए 1932 में जब दुनिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात तक ठीक से शुरू नहीं हुई थी, तब यहीं बेतला के जंगलों में दुनिया की पहली बाघों की गिनती हुई थी। एक मिनट, दुनिया की पहली? हाँ, मतलब भारत सरकार के मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर से भी पहले? वो तो 1973 में आया था। बिल्कुल, प्रोजेक्ट टाइगर से भी लगभग 40 साल पहले। उस समय पलामू के एक डीएफओ थे, JW निकलसन। उन्होंने बाघों के पग मार्क यानी पंजों के निशानों से उनकी गिनती करने का तरीका निकाला था। पंजों के निशान से? कमाल है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। इसका मतलब ये है कि भारत में कंजर्वेशन की सोच ऑफिशियल पॉलिसी बनने से दशकों पहले से जमीन पर मौजूद थी। तो ये फैक्ट बेतला को सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि भारतीय कंजर्वेशन सोच का एक तरह से जन्मस्थान बना देता है। बिल्कुल, ये गर्व की बात है। लेकिन बेतला का जिक्र पलामू टाइगर रिजर्व के बिना तो अधूरा है ना? हाँ, बिल्कुल अधूरा है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक बेतला असल में इसी बड़े रिजर्व का हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि अगर बेतला इस सल्तनत का ताज है, तो पलामू टाइगर रिजर्व वो पूरी की पूरी सल्तनत है। अच्छा। ये भारत के उन शुरुआती 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक है, जिन्हें 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाया गया था, और ये 1100 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा है। और यहाँ हमें कोर और बफर एरिया का कॉन्सेप्ट समझना होगा। हाँ, ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं, कोर एरिया, बफर एरिया। क्या मतलब है इसका? इसे किले की तरह समझिए। कोर एरिया, जो यहाँ करीब 414 वर्ग किलोमीटर का है ना, वो किले का सबसे अंदरूनी, सबसे सुरक्षित हिस्सा है, जहाँ कोई आ जा नहीं सकता। हाँ, जहाँ इंसानी दखलंदाजी लगभग 0 होती है। ये जानवरों का असली घर है। और बफर एरिया, जो करीब 715 वर्ग किलोमीटर का है, वो उस किले के चारों तरफ की मोटी दीवारें और खाई जैसा है, एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह। बिल्कुल, ताकि कोर एरिया हमेशा महफूज रहे। और ये पूरा इलाका कोयल, बुरहा और औरंगा जैसी नदियों से घिरा है, जो इस सल्तनत की लाइफलाइन है। वह नोट्स बताते हैं कि झारखंड में 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं, और जब हम इन पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले इनके आकार का फर्क हैरान करता है। बिल्कुल,
और ये फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ है पलामू वन्यजीव अभयारण्य, 1976 में स्थापित। ये झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 794 वर्ग किलोमीटर। 794? ये सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है, पर अंदाजा लगाने के लिए इसकी तुलना कैसे करें? अंदाजा लगाने के लिए आप समझिए कि ये लगभग दिल्ली शहर के आधे से भी ज्यादा बड़ा इलाका है। आधे दिल्ली से भी ज्यादा? हाँ, और ये पूरा इलाका सिर्फ हाथी, गौर और सांबर जैसे बड़े जानवरों के घूमने फिरने के लिए सुरक्षित रखा गया है। और लेकिन झारखंड में एक और जानवर है जिसका संरक्षण बहुत जरूरी है, हाथी। और उसके लिए दलमा का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, अगर बेतला बाघों के लिए ऐतिहासिक है तो दलमा हाथियों के लिए। 1976 में बनी ये सैंक्चुरी पूर्वी सिंहभूम में है और हाथियों का एक बहुत बड़ा घर मानी जाती है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं है। 1992 में भारत सरकार ने हाथियों को बचाने के लिए जो सबसे बड़ी पहल की, प्रोजेक्ट एलिफेंट। हाँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट। उसकी शुरुआत यहीं दलमा से हुई थी। अरे वाह, यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट का जन्म स्थान ही दलमा है। आप ऐसा कह सकते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ हाथियों को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि उनके रहने के जंगलों और उनके आने जाने के रास्ते, जिन्हें कॉरिडोर कहते हैं, उनको भी सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। अच्छा। और 2001 में केंद्र सरकार ने इसे देश का पहला गज आरक्षित क्षेत्र यानी एलिफेंट रिजर्व भी घोषित किया। देश का पहला, और शायद इसीलिए हाथी झारखंड का राजकीय पशु भी है। जी, झारखंड के साथ साथ केरल और कर्नाटक का भी। और 2010 में इसे भारत का विरासत पशु यानी हेरिटेज एनिमल का दर्जा भी दिया गया। तो ये सब दिखाता है कि दलमा की अहमियत कितनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो बेतला और दलमा तो हो गए आइकॉनिक नाम, लेकिन झारखंड में कुछ ऐसी भी जगह हैं जो किसी खास जानवर के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। एकदम स्पेशलिस्ट की तरह। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इस लिस्ट में सबसे अनोखा नाम है महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य का। भेड़िया अभयारण्य? जी, लातेहार जिले में मौजूद ये जगह खास तौर पर भेड़ियों यानी इंडियन वुल्फ के लिए बनाई गई है। भेड़िया? हम हमेशा टाइगर, लेपर्ड, हाथी की बात करते हैं, लेकिन भेड़िए जैसे शिकारी भी तो इकोसिस्टम के लिए उतने ही जरूरी हैं। एकदम। भेड़ियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वो फूड चेन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। महुआ डांड देश की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां उनके संरक्षण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और इसी तरह की एक और स्पेशलिस्ट जगह है जो साइज में तो बहुत छोटी है, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। मैं उधवा पक्षी विहार की बात कर रही हूँ। हाँ, साहिबगंज जिले में मौजूद उधवा बर्ड सैंक्चुरी। ये झारखंड की सबसे छोटी सैंक्चुरी है, महज 5-6 वर्ग किलोमीटर की। बस, मतलब शहर के किसी बड़े पार्क जितनी। बिल्कुल। लेकिन सर्दियों में यहाँ साइबेरिया और यूरोप से हजारों मील का सफर तय करके प्रवासी पक्षी आते हैं। ये उनके लिए एक बहुत जरूरी ठिकाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और हाल की डेवलपमेंट हुई है। हाँ। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में उधवा झील को झारखंड की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है। झारखंड की पहली रामसर साइट? जी। रामसर साइट का दर्जा किसी भी वेटलैंड यानी नम भूमि के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दिखाता है। इसका मतलब है कि अब इसके संरक्षण पर पूरी दुनिया की नजर होगी। ये झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो सच में कमाल है। तो हमने बड़े नामों की बात की, स्पेशलिस्ट जगहों की बात की, लेकिन संरक्षण की असली कहानी अक्सर इंसानों और जंगलों के रिश्ते में छिपी होती है। कुछ जगहों पर ये रिश्ता बहुत नाजुक है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। हजारीबाग 1976 में बनी ये जगह हिरन और सांभर के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ से एक नेशनल हाईवे गुजरता है और इन रिपोर्ट्स में ये बात बार बार सामने आती है कि तेज रफ्तार गाड़ियों की चपेट में आकर हिरणों की मौत एक आम और दुखद घटना बन गई है। ये तो विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच का सीधा टकराव है। एक तरफ हमें अच्छी सड़कें चाहिए, दूसरी तरफ जानवरों के लिए सुरक्षित घर। इसका संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और इसी तरह की एक और अनोखी चुनौती पारसनाथ सैंक्चुरी में दिखती है। गिरिडीह जिले में मौजूद ये सैंक्चुरी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी के पास है। पारसनाथ पहाड़ी जो जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जिसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। तो यहाँ चुनौती ये है कि आप एक ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया को कैसे मैनेज करते हैं जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं।
यहाँ प्रकृति और आस्था का संगम तो है, लेकिन साथ ही तेंदुआ और सांभर जैसे जानवरों के घर और इंसानों की गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये वाकई में एक बहुत जटिल स्थिति होगी। अच्छा, एक और जगह है गौतम बुद्ध अभयारण्य, कोडरमा में। वहां भी इतिहास और आज की हकीकत में एक दिलचस्प कहानी छिपी है। रिपोर्ट्स में वहां चीता का जिक्र है। हाँ, और ये एक बहुत ही रोचक बिंदु है। ये जानकारी हमें बताती है कि शायद कभी इन जंगलों में चीते घूमा करते थे। चीते? जी, लेकिन हम जानते हैं कि 1950 के दशक तक भारत से चीते विलुप्त हो चुके थे। आज जब हम नामीबिया से चीतों को लाके मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसा रहे हैं, तब गौतम बुद्ध सेंचुरी का ये पुराना जिक्र हमें याद दिलाता है कि हमने क्या खोया था। बिल्कुल। तो हमने आइकॉनिक जगहों को देखा, स्पेशलिस्ट्स को समझा, और उन जगहों को भी जहां इंसान और जंगल का रिश्ता थोड़ा जटिल है। लेकिन इनके अलावा भी तो कई सैंक्चुरीज हैं, जैसे लावालोंग, कोडरमा, पालकोट, तोपचांची। हाँ, बिल्कुल। इन रिपोर्ट्स में इन सब में तेंदुआ, सांभर, हिरण जैसे एक जैसे जानवरों का ही जिक्र है। तो फिर इन्हें अलग अलग सैंक्चुरी बनाने की क्या खास वजह रही होगी? ये समझने वाला सवाल है। देखिए, हर जंगल की अपनी एक खासियत होती है। जैसे चतरा का लावालोंग अभयारण्य, ये काफी बड़ा है, करीब 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, और बाघ, तेंदुए जैसे बड़े शिकारियों के लिए एक जरूरी इलाका है। अच्छा। दूसरी तरफ धनबाद में तोपचांची सैंक्चुरी है। वो बहुत ही छोटी है, केवल 8.75 वर्ग किलोमीटर की, लेकिन उसकी लोकेशन अनोखी है। लोकेशन कैसे? वो हरी पहाड़ी नाम की एक झील के ठीक बीच में स्थित है। एक झील के बीच में सैंक्चुरी? ये सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसे मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा। निश्चित रूप से। मतलब उस छोटे से द्वीप पर इकोसिस्टम को संतुलित रखने की कोई खास चुनौती होती है? चुनौती तो है। वहाँ सीमित जगह में जानवरों के लिए खाना और पानी सुनिश्चित करना एक चैलेंज है। लेकिन इसका फायदा यह है कि वो इलाका इंसानी दखल से काफी हद तक बचा रहता है, तो हर जगह का अपना एक अलग रोल है। कोडरमा और पालकोट जैसी सैंक्चुरी शायद बड़े जंगलों के बीच एक जरूरी लिंक या कॉरिडोर का काम करती हैं, ताकि जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल तक सुरक्षित आ जा सकें। ये सब मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। पालकोट का जिक्र आया तो गुमला जिले की भी याद आ गई। इन नोट्स में एक जानकारी है कि भारत के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का भी गुमला से थे। हाँ, और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि जिस जमीन ने देश को एक ऐसा वीर दिया, वही जमीन तेंदुए और जंगली भालू जैसे वन्य जीवों का भी घर है। ये हमें प्रकृति और इंसान के गहरे रिश्ते की याद दिलाता है। वाकई तो अद्भुत है। जंगलों और झीलों से अब जरा जैविक उद्यानों यानी बायोलॉजिकल पार्क्स की तरफ आते हैं। हाँ। रांची के पास ओरमांझी में बिरसा मुंडा जैविक उद्यान का नाम सबसे पहले आता है। ये किसी आम चिड़ियाघर से कैसे अलग है? बहुत अलग है। देखिए, आम चिड़ियाघर अक्सर मनोरंजन के लिए होते हैं, लेकिन बिरसा जैविक उद्यान जैसे पार्क असल में संरक्षण और रिसर्च के केंद्र हैं। अच्छा, रिसर्च के केंद्र। हाँ, इनका मुख्य काम है संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाना और उनकी आबादी बढ़ाना। इन दस्तावेजों में यहाँ के मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का खास तौर पर जिक्र किया गया है। इसे IUCN प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया। यह IUCN क्या है? IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पर्यावरण संस्था है। ओके। जब वो किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो वैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ होता क्या है? मच्छों के अंडों को एक सुरक्षित माहौल में सेकर बच्चे पैदा किए जाते हैं और बड़े होने पर उन्हें वापस नदियों में छोड़ दिया जाता है। अरे वाह! ये संरक्षण का एक बहुत सीधा और कामयाब मॉडल है। यानी ये सिर्फ जानवरों को कैद में रखने की जगह नहीं, बल्कि उन्हें जंगल में वापस भेजने की एक फैक्ट्री है। बिल्कुल। ऐसा ही एक और पार्क बोकारो में है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जो सफेद बाघों और एशियाई शेरों के लिए मशहूर है। हाँ, और ये पार्क कैप्टिव ब्रीडिंग यानी एक नियंत्रित वातावरण में प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। ये पार्क एक तरह से जेनेटिक बैंक की तरह काम करते हैं। जेनेटिक बैंक? हाँ, अगर जंगल में किसी प्रजाति की संख्या बहुत कम हो जाए तो इन पार्कों में मौजूद जानवर उनकी आबादी को फिर से खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। इन सभी पार्कों और अभयारण्यों को मैनेज करना, फंड्स का सही इस्तेमाल करना, ये सब भी तो एक बड़ा काम होगा। इसके लिए क्या कोई सिस्टम है? बिल्कुल है। पहले क्या होता था ना कि हर पार्क का मैनेजमेंट स्थानीय स्तर पर अलग अलग तरीकों से होता था। इसी कमी को दूर करने के लिए झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण यानी JPMDA बनाया गया। जैसे बिरसा जैविक उद्यान में राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क। हाँ, मतलब बाघ और हाथी की दुनिया में तितलियों के लिए एक पार्क।
ये थोड़ा अनोखा लगता है। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। ये दिखाता है कि संरक्षण का नजरिया बदल रहा है। कैसे? हम सिर्फ बड़े हीरो जानवरों को नहीं बचा रहे। तितलियां, वो तो पूरे जंगल के स्वास्थ्य का बैरोमीटर होती हैं। बैरोमीटर। हाँ, अगर वे फल फूल रही हैं तो इसका मतलब है कि परागण यानी पॉलिनेशन अच्छा हो रहा है, पौधों की विविधता बनी हुई है और पूरा इकोसिस्टम स्वस्थ है। तो 30 से ज्यादा प्रजातियों वाला ये छोटा सा पार्क असल में पूरे जंगल की सेहत का एक बड़ा संकेत है। मतलब ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा वैज्ञानिक महत्व भी है। बिल्कुल। इसी तरह खूंटी के कालामाठी में बिरसा मृग विहार का भी जिक्र है, जो खास तौर पर सांभर और चीतल के लिए है। सही कहा। देखिए, बाढ़ और तेंदुए जैसे शिकारियों का अस्तित्व उनके शिकार पर निर्भर करता है। जैसे सांभर और चीतल। बिल्कुल। अगर जंगल में शिकार ही नहीं होगा तो शिकारी भी नहीं बचेंगे। इसलिए मृग विहार जैसे केंद्र फूड चेन को मजबूत रखने में मदद करते हैं। ये संरक्षण की एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और ये सोच सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है। झारखंड के ग्रीन स्पेसेस पर कुछ दस्तावेज हैं। पहली नज़र में तो ये बस राज्य भर के पार्कों की एक लिस्ट लगती है, लेकिन जब थोड़ा और देखा तो एक ज्यादा दिलचस्प कहानी सामने आई। चलिए पता लगाते हैं कि इन पन्नों में क्या छिपा है। बिल्कुल। देखा कि राजधानी रांची में भी पार्कों की भरमार है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, ऑक्सीजन पार्क, नक्षत्र वन, रॉक गार्डन, लिस्ट तो बहुत लंबी है। क्या इन सब के बीच भी कोई कनेक्शन है? हाँ, और यहीं पर एकीकृत हरित दृष्टिकोण की बात सामने आती है, जिसका जिक्र एक सोर्स में किया गया है। रांची इसका एक छोटा मॉडल है, आप कह सकते हैं। वहां आपको हर तरह के पार्क मिलेंगे। एक तरफ वन्यजीव संरक्षण पर फोकस जैविक उद्यान है, तो दूसरी तरफ नक्षत्र वन, जो ज्योतिष और वनस्पतियों को एक साथ लाता है। सही। ये विविधता दिखाती है कि हर पार्क का एक खास मकसद है। मुझे यहाँ एक शक हो रहा है। क्या दस्तावेज ये साबित करते हैं कि ये वाकई एक नेटवर्क है, या ये सिर्फ एक फैंसी शब्द है जो सरकार ने अलग अलग पार्कों के लिए इस्तेमाल कर लिया? मतलब क्या जमशेदपुर का घोड़बंदा थीम पार्क और दुमका का सिदो कानू पार्क सच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और दस्तावेज इसका जवाब देते हैं। देखिए, एकीकृत होने का मतलब ये नहीं है कि पार्क फिजिकली जुड़े हुए हैं। अच्छा। बल्कि उनका मैनेजमेंट और जो विजन है वो एक है। हाँ। एक नोट के मुताबिक ये सभी पार्क राज्य के वन विभाग की एक ही पॉलिसी के तहत आते हैं। मतलब एक ही पॉलिसी। हाँ, इसका मतलब है कि स्टाफ की ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स, पौधों की नर्सरी से बीजों का आदान प्रदान और संरक्षण के तरीके, ये सब एक सेंट्रलाइज सिस्टम का हिस्सा हैं। समझ गए।